सरकारी स्कूलों में नहीं डाल रहे। नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि डेमोक्रेसी के अंदर सत्ता की जिम्मेदारी है कि वो जनता के हित में काम करे और जनता के हितों का ध्यान रखे, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार के ऊपर नजर रखे और कहीं ना कहीं सरकार की अगर कोई चूक है या खामी है तो उसको लगातार उठाता रहे और उस पर ध्यान दिलाते रहे। विपक्ष और सत्ता के इसी समन्वय को लोकतंत्र कहते हैं और लोकतंत्र के अंदर जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए यह बैलेंस बहुत जरूरी है। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे उसमें यही सवाल आ रहा है। नेता जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और एक तरह से कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, उनका एक बयान मैं आपको सुनवाता हूं। पहले उन्होंने सत्ता के लिए क्या कहा है पहले वो सुनवाते हैं और उसके बाद फिर किस तरह से चीजें शुरू हुई, क्या रिजल्ट्स आए, उस पर बात करेंगे। पहले राहुल गांधी का ये बयान आपको सुनवाते हैं, वो क्या कह रहे हैं। देखा आपने देखा शुरू हो गया ना काम कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। हम खड़े होंगे, हम उनसे लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, उनको सोने नहीं देंगे, रात भर सोने नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। प्रधानमंत्री को सोने नहीं देंगे और देखा आपने कि काम शुरू हो गया है। शायद उनका इशारा मध्य प्रदेश की तरफ था और कमलनाथ के उस फैसले पर था, भले ही कैबिनेट बनी हो या न बनी हो, शपथ लेते ही पहली फाइल पे जो साइन किए वो थे कर्जा माफी के। और हम यही बयान अगर देखें, राहुल गांधी के पुराने बयान दिखवाते हैं जब वो कहते थे कि भूकंप आ जाएगा, और उसके जवाब में क्या कहा वो भी सुनवाएंगे। पीएम मोदी ने क्या कहा था जरा वो भी सुनवाते हैं। राहुल गांधी का ये भी बयान सुनवा देते हैं कि भूकंप आएगा, फिर बात करेंगे भूकंप आया कि नहीं आया। मैं हाउस के अंदर डिमोनेटाइजेशन पे बात करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं। जो जनता के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं, जो गरीब लोगों के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं। और ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है उसके बारे में बताना चाहता हूं और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं। और मुझे रोका जा रहा है। 100% if they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. You will see what an earthquake is going to come. You will see what an earthquake is going to come. क्या वजह क्या, क्यों नहीं बोलने दे रहे? मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। भंग जरा भी नहीं होगा। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में सर्वाधिक परिश्रम करने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया है। एक दिन में 15 घंटे से 18 घंटे तक काम करने वाला प्रधानमंत्री देखने का सौभाग्य देश को। जी हां, अमित शाह कह रहे हैं कि इतना काम करने वाले प्रधानमंत्री कभी नहीं हुए और उनको सोने नहीं देंगे। ये बयान यानी सत्ता और विपक्ष का ये टकराव, इससे किसका भला होगा, भला होगा कि नहीं होगा, अगर हो रहा है तो क्या है। एक पैनल के साथ हम जुड़ेंगे और आपको बताएंगे और आपको हम ये भी बता दें, आज अगर बात करें आज की राजनीति की तो अदम गोंडवी का आज पुण्यतिथि है। उनकी एक लाइन है, कुछ लाइनें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, फिर पैनल से आपको मिलवाऊंगा। उन्होंने कहा था, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। और आजादी का जश्न वो मनाएं किस तरह जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में, यानी घर की तलाश में जो फुटपाथ पर आ गए वो आजादी का जश्न कैसे मनाएंगे। और वाकई में ये जो विपक्ष और इसका सत्ता का बैलेंस है कैसे बनेगा। एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, पहले तारुफ करा देता हूं। बीनू मेनन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली स्टूडियो में बीनू मेनन जी। अनुज आत्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। अनुज आत्रे जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में। सौलत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से और समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सौलत साहब। और ऋषि मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं और ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और अगर बात करेंगे इनसे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि मिश्रा जी। लेकिन सबसे पहले अनुज आत्रे जी, सोने नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि ये तो 18 घंटे काम करते हैं और आप उनको भी नहीं सोने देंगे, ये कौन सी राजनीति, क्या लगता है आपको किस तरह से चीजें होंगी,
क्या राजनीति में भूकंप आ जाएगा और अब सोने नहीं देंगे? देखिए, निश्चित तौर पे सोने से मतलब ये है कि जिस प्रकार से कुंभकर्णी नींद में ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी जी की अगुवाई वाली जो सरकार सोई हुई थी, राहुल जी ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अब सोने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब चुनाव सर पर है और 4.5 साल ये पूरी विफलता के साथ इन्होंने देश की जनता के यानी 4 साल तक आपने सोने दिया, विपक्ष की भूमिका आपने भी पूरी नहीं निभाई, आपको 11th आवर में याद आया। निश्चित तौर पे अगर सोने दिया होता, विपक्ष की भूमिका अगर हमने अच्छे से नहीं निभाई होती, तो इस प्रकार से 5 राज्यों में जो इनका दुर्गति हुई है, ये दुर्गति भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में तो एक में आपकी हुई है, दूसरे में भी आपकी हुई है, आपके हाथ से 5 में से 3 राज्यों में सत्ता हमने इनसे छीनी है। नहीं, मैं याद दिला रहा था मिजोरम में 2 राज्य ऐसे हैं कि जहां से 15-15 सालों से अपना गढ़ माने बैठे थे, यानी वहां पे आके सबसे ज्यादा उधर के। खालिद साहब मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं तो याद दिला रहा हूं हुजूर, बोलने के लिए आपको बुलाया मुझे। अब आपने प्रश्न पूछा, मेरा उत्तर सुन लीजिए सर। हमें यह भी याद है कि किस प्रकार से 15 सालों से मैं तो आपको करेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपने 5 कहा, 5 में से 1 में आपकी सरकार में, तो याद दिला रहा हूं, आपके बेहतरी की बात कर रहा हूं। हमें निश्चित तौर पे याद है और देश को यह भी याद है कि कैसे 15 सालों से जो यहाँ पे 2 प्रदेशों में अपने ये गढ़ माने बैठे थे, किस प्रकार से वहां के किसानों के साथ इन्होंने किस प्रकार से छलावा किया, कैसे राजस्थान के किसानों के साथ छलावा किया, और वहां के किसानों ने ही सबसे पहले इनको, जो किसान विरोधी ये सरकार की, इनकी उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार जो है, किसानों ने सबसे पहले इनको बाहर का रास्ता दिखाया। किसान भूले नहीं है कि कैसे इन्होंने वायदा किया था, अच्छे दिन लाने का वायदा किया था किसानों का, और सबसे ज्यादा बुरे दिन अगर आजादी से बाद से लेकर के और आज तक अगर हुई है तो इन 4.5 सालों में किसानों की इस देश में अभी 2014 के बाद हुई है। किसान भूले नहीं है कि कैसे ये किसानों के हित की बात ना करके और किसानों से मुनाफे वाली बात कमाने वाली ये पहली पार्टी देश की, ठीक है, आजादी के बाद सत्ता में आई है, जिन्होंने किसानों के जो है उपकरणों के ऊपर भी 5% जीएसटी लगा दी, जिन्होंने किसानों को डीजल महंगे दामों में बेच करके अपनी जेब में मुनाफा भरा, बावजूद उसके ही कच्चे तेल इनको सस्ते दामों में मिल रहा था, जिन्होंने इनके पैसे से किसान फसल बीमा किया जरूर, लेकिन उसका लाभ किसानों को मिल करके, ठीक है, वो बीमा कंपनियों को मिला, जिन्होंने कर्ज माफी का वायदा किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफी ना करके, मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अहम बात है आजाद जी, जिन्होंने किसानों का कर्ज माफी की बात कही थी, लेकिन किसानों का कर्ज माफी ना करके 3,15,000 करोड़ रुपए अपने चहेते उद्योगपतियों के कर्ज माफी कर दिए, लेकिन किसानों को जब वो दिल्ली मोदी जी से मिलने आए तो उनके पास इस प्रकार से बर्बरता पूर्वक उनसे व्यवहार किया गया जैसे कोई आतंकवादी दिल्ली में आ गए हो, देश की राजधानी में आ गए। तो किसान भूले नहीं है उस चीज। बीनू जी ये कह रहे हैं कि आपको सोने नहीं देंगे, लेकिन आपने भी आज वही प्रक्रिया शुरू कर दी जो कांग्रेस ने की थी शुरू। मध्य प्रदेश में उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने की फाइल पर साइन कर दिए। वो पैसा कहां से लाएंगे, कब वो जमीन पे होगा, वो बड़ा सवाल बाद में करेंगे। लेकिन आपने आसाम के अंदर 25% के करीब माफ किया है और लिमिट 25,000 रखी है। और आज गुजरात से भी खबर आ रही है लगभग 660 करोड़ रुपया आपने बिजली के बिल के तौर पर माफ किया है। क्या अब ये सोने के ना देने के डर के बाद हुआ है, 2019 की तैयारी के लिए हुआ है, या वाकई में आपको लगता है ये आपसे मिसिंग था? नहीं, देखिए हमारी जो प्रक्रिया है वो शेड्यूल के हिसाब से ही चल रही है। अच्छा, लास्ट में करना था आपको? जी, अगर मैं आपको बताऊं यूपी में भी अगर 4 साल तक लोगों को तरसाना था, यूपी में 85 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं, कर्नाटक में इनकी सहयोगी सरकार है, कुल 800 किसानों के लोन माफी हुई है। अगर आप मध्य प्रदेश की देखेंगे, इनकी जो श्रेणी जो इन्होंने लिस्ट बनाई है, इसमें करीब सिर्फ 9% जो है किसान आते हैं मध्य प्रदेश के। और ये बात करते हैं हमारे सरकार की, लेकिन तो बांटने का काम कर रहे हैं। वहां पहुंचकर कहते हैं यूपी और बिहार के लोगों को सरकार नहीं देंगे, वहां के मूल जो निवासी हैं 70% उनको वो मिलेगा। ये देश को बांटने का काम अभी से शुरू कर दिया इन्होंने। मध्य प्रदेश में जाके यूपी बिहारियों के लिए कह रहे हैं कि भाई यूपी बिहारियों को नहीं मिलेगा। तो देश को अब हर जगह जो है इन्होंने बांटने का ही काम किया है। अभी ये एक चीज कह रहे थे भाई उद्योगपतियों का, अगर उद्योगपतियों की बात हो रही है तो विजय माल्या जी को ये उस सेक्टर के लिए नहीं, उनके एयरलाइंस के लिए आरबीआई से लेटर कब मिला था? जब चिदम्बरम जी सब फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये हर जगह इनका यही रहा है। अब रॉबर्ट वाड्रा देख लो, ये किसानों की वो करते हैं, किसानों की जमीनें तो हटिया रहे हैं वो लोग, किसानों की जमीनें हटिया रहे हैं। 70 एकड़ जमीन 70 लाख में खरीदते, फिर 5 इधर बोल लेके घूम रहे। ठीक है, मैं ऋषि मिश्रा जी के पास चलूंगा, लेकिन सबसे बाद में जरा वो भी देख रहे हैं और पूरी स्टडी कर रहे हैं और बहुत तैयारी के साथ आ रहे हैं। सोलत अली साहब, ये किसानों के कर्जे माफी की आपके यहां से भी बयान है, अखिलेश यादव भी आज कह रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं।
लेकिन जब सरकार होती है तो आपको भी नजर नहीं आता। लेकिन ये कर्ज माफी का जो एक ट्रेंड चल गया है, क्या आपको लगता है ये इसी पे राजनीति चलेगी? अब और मुद्दों के बजाय ये सिर्फ बांटने की राजनीति चलेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है आजाद साहब कि राजनीति सिर्फ इसी मुद्दे पर चलेगी कर्ज माफी के। लेकिन ये कि कर्ज माफी जिस तरह किसानों के साथ उत्पीड़न हुआ है किसानों का, और जिस तरह से उसकी फसलें बर्बाद हुई हैं, गन्ने का आज तक बकाया नहीं मिला है। यूपी में 15,000 करोड़ रुपया बकाया है पिछले साल का गन्ने का। किसान अगली फसल बोने को तरस रहा है, बच्चों की शिक्षा को तरस रहा है, फीस जमा नहीं कर सकता है, इलाज नहीं करा सकता है, बच्चों की शादी नहीं कर सकता। तो किसान तो टूट गया है उसमें। उस किसान को अगर कर्ज माफी की शक्ल में थोड़ी बहुत राहत मिलती है या उसके कुछ आंसू पूछते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। ये मदद है उसकी, एक तरह से इमदाद है। और भी तरीके हो सकते हैं। हमारी सरकार थी तो यहाँ पे किसान पेंशन का भी वो किया हमने, यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब चीजें हुई। हाँ, उस पर भी चर्चा करेंगे। इनका 4.5 लाख लोगों को सीएजी की रिपोर्ट भी एक आई है, उस पर भी बात करेंगे। आता हूं सोलर साहब, जरा बताएं आप। देखिए, रिपोर्ट्स तो बहुत सी आती हैं, लेकिन कितनी पब्लिक के सामने रखी जाती है, दूसरे के खिलाफ आती है, वो घोटाला होता है, आपके खिलाफ आती है, पब्लिक के पटल में रखी जाती है। रिपोर्ट नहीं, अभी कैग की रिपोर्ट आई थी, अभी कल तक हंगामा उसमें रहा है राफेल के ऊपर। तो उस रिपोर्ट को फर्जी बयान भी दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जाकर के उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया। बड़ी अच्छी बात है, दूसरे की तरफ उंगली करना आसान है। सोलर साहब, मैं आपको अभी आऊंगा आपके पास दोबारा। ऋषि मिश्रा जी, आप अभी भी नेट पे कुछ सर्च कर रहे थे, बड़ी तैयारी के साथ आए और आप तो, लेकिन आज असम के अंदर भी एक तरह से कर्ज माफी की घोषणा की गई है, गुजरात में भी कर दी गई है, कुछ बिजली के जो बिल थे वो माफ कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने सरकार बनी या नहीं बनी, लेकिन शपथ लेते ही कैबिनेट का कोई विस्तार नहीं, कैबिनेट नहीं बनाई, बल्कि पहली फाइल ये साइन की है। कैसे देखते हैं, क्या सरकार विपक्ष के जगाने पर जागी है, या उसको लग रहा है कि 2019 सिर पर है, या अब कर्ज माफी के नाम पर राजनीति चलेगी? नहीं, देखिए, ये तो स्पष्ट है कि चुनाव में जाने से पहले राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों का जो समस्या था उसको सर्वप्रथम स्थान देते हुए उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही सरकार में आएंगे 10 दिनों में हम सर्वप्रथम किसानों का जो समस्या है लोन का, उसको माफ करेंगे। और उन्होंने अपने जो वादा किया उस पे स्टैंड करते हुए विदिन 2 आवर्स, तो अच्छी बात है, तो अच्छी पहल है। लेकिन समस्या ये है कि इसको एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, एक्सक्यूट कैसे करेंगे। लेकिन ऋषि, एक सवाल और करना चाहता हूं आपसे, यहीं रोक के एक सवाल और करना चाहता हूं। कार आप लेने जाएंगे, चाहे कोई सी भी कार लें, उस पर 7% ब्याज है। ट्रैक्टर लेने जाएंगे तो 12% है। तो आप तो कर्जदार खुद बनाना चाह रहे हो, आपकी पॉलिसी खराब है। मैं आपसे बार बार ये बात कहना चाह रहा हूं कि कर्ज को माफ करना हल है, या पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं खास तौर से? जी, आप राहुल गांधी के 4 दिन पहले वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे, उसमें जिसमें विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दा भी बनाया था कि राहुल गांधी ने वादा करके कहा है कि लोन माफ नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने यही चीज उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि लोन माफी ही एक सॉल्यूशन नहीं है, क्यों ना हम किसानों को इतने मजबूत कर दें कि भविष्य में लोन माफ करने की जरूरत नहीं पड़े, किसान खुद आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। तो उसको गलत ढंग से डिकोड किया गया। एक पहलू अलग है, लेकिन जो कांग्रेस ने वादा किसानों से किया था उसको उन्होंने पूरा किया है। लेकिन ऋषि जी, मेरा सवाल अभी अधूरा। जनता ये जानना चाहती है, कर्ज माफी के नाम पर अगर राजनीति होगी तो फिर देश कैसे चलेगा? कर्ज लेगा माफ कर देंगे, कर्ज लेगा माफ कर देगा, एनपीए होता रहेगा, उद्योगपतियों का ये माफ कर देते हैं, किसानों का ये माफ करेंगे, तो फिर बैंकिंग सिस्टम कैसे चलेगा? आर्थिक जानकारी के हिसाब से राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं आप? सर वही चीज तो मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से पिछली सरकार, जो अभी आउटगोइंग सरकार जो मध्य प्रदेश या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में गई है, आप देखेंगे 2,20,000 करोड़ ओवरड्राफ्ट राजस्थान गवर्नमेंट के पास है। मध्य प्रदेश 1,80,000 करोड़ का ओवरड्राफ्ट मध्य प्रदेश के आसपास, अपने लोगों की सैलरी देने के और इसी के आसपास छत्तीसगढ़ का ओवरड्राफ्ट है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, खासकर दोनों पार्टियों से, ये सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं, बीजेपी से भी। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने यही दे रखा था, और आसाम में भी उन्होंने आज यही किया है।
तो ये इस प्रकार से आप जो वादा करते हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जब इतनी सरकार ओवरड्राफ्ट में जा रही है? आप यदि आप सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें खालिद भाई, तो 60,000 करोड़ आपको किसानों को यदि आप माफ करेंगे तो 60,000 करोड़ जैसे भारी भरकम रकम चाहिए आएगी, तो 60,000 करोड़ आप उसमें लगा देंगे तो बाकी कहां से आप कर यानी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं आत्रेय साहब, आप कह रहे हो कि आप माफ कर दोगे, ठीक है, किसानों को राहत मिलनी चाहिए और ये फौरी राहत के तौर पर इसको पॉजिटिवली देखा जा सकता है, लेकिन ये राजनीति का आप कौन सा ट्रेंड शुरू कर रहे हैं जिसमें राजनीति इस दिशा में जाएगी कि देश के अंदर एक तरह से अब आपने ट्रेंड शुरू कर दिया, बीजेपी ने असम में भी माफ कर दिया, गुजरात में भी कर दिया, तो दौड़ शुरू हो गई है। देखिए, ये दौड़ हमने नहीं शुरू करी और मैं इसको दौड़ नहीं कहूंगा खालिद जी, ये मजबूरी हो गई है। मजबूरी इसलिए होगी कि इन 4.5 साल में आने के लिए, इसलिए मैं सुन लीजिए मेरी बात, क्योंकि इन 4.5 सालों में हमारे किसान, जिसको अन्नदाता का नाम कहा जाता है, उनकी हालत बहुत बदतर हो गई है। वो असहाय हो गए हैं, बिल्कुल उनकी हालात ये हो गई कि अब उनके सामने कोई चारा नहीं है। आप देखिए ना कि कितनी दुखद वो बात है कि इस सरकार के दौरान, मोदी सरकार के दौरान किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं 3 गुना बढ़ गई हैं। तो क्या चारा रह गया? अब हम कहीं ना कहीं अपने किसानों को स्टैंड, हम वो चीज को नहीं चाहेंगे, हम उस चीज के पक्षधर नहीं है कि आप चुनिंदा 15-20 घरानों के 3 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर देते हैं उद्योगपतियों का, और ऐसे उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं कि जो पैसा लेके देश से भाग रहे हैं। ये कुछ भी कहते हैं। आज विजय माल्या का मेरे मित्र ने जिक्र किया तो ये भूल जाते हैं कि उसी विजय माल्या को, नीरव मोदी को इनकी सरकार ने भी कर्ज दिया। और देखिए, कर्ज देना एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन देश से भगाने की जो एक चलन शुरू की है वो इस सरकार ने शुरू की है कि आप कर्जा लीजिए और भाग जाइए देश से। हमारी सरकार के समय, किसी भी सरकार के समय इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। एंडरसन को तो आप ही की गाड़ी में बिठा के ले गए थे, आपको याद होगा। अर्जुन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो एंडरसन को, जो भोपाल गैस वाला मामला था, तो भगाने का सिलसिला तो पुराना है। नहीं, देखिए, वो सब कहीं बातें हैं, अगर उनमें तथ्य होता तो अब तक किसी प्रकार से आ जाती। अब वो तो कुछ भी आप कह सकते हैं, किसी का कोई भूल नहीं कह सकता, तथ्यों के आधार पर बात की जाती है। आपको भगाने का तथ्य वो होते हैं, सबूत वो होता है। नाम आपको याद, सबूत वो होता है कि विजय माल्या जो भगोड़ा है, विजय माल्या जो भगोड़ा है, जो लंदन की कोर्ट के बाहर खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और कहता है। खालिद भाई, मेन समस्या ये है कि मुझे अगर मेरी आवाज आ रही है तो 10 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए पूरी। मैं एक इंपॉर्टेंट बात रख रहा हूं अनुज आत्रेय जी, कि किसानों का हाल देखिए। आजादी के बाद से आप देखेंगे जी, सरकारी वर्ग जो कर्मचारी हैं उनका जो सैलरी जो अनुपात बढ़ा है, क्या किसानों का जो लागत मूल्य है उसका अनुपात आपने बढ़ाया है? चाहे सरकार किसी का भी हो, बीजेपी का हो या महंगाई और सैलरी के अनुपात में किसान की आमदनी नहीं बढ़ी है। जी, वो अनुपात बहुत कम है, बहुत कम है। आप निश्चित तौर पे अनुपात बढ़ना तो दूर, किसानों को जितना उनका खर्चा आ रहा है उनको लागत नहीं मिल रही। इनकम जो है, आज दुख इस बात का है, मैं कांग्रेस का 4 साल में दुख इस बात का है, किसान अपनी फसलें जलाने को मजबूर है, अपनी फसल को जो है सड़कों पर फेंकने को मजबूर है जी। कोल्ड स्टोरेज से उठाने की हिम्मत नहीं है किसानों के पास, क्योंकि उनको लागत नहीं मिल रही। लागत से कम दाम पर उनकी फसल बिक रही है। सरकार ने ये हालात पैदा कर दिए किसानों के लिए। बड़ी उम्मीदें की हैं लोगों ने, कहां चूक गए? मैं किसानों पे ही बता देता हूं। मैं एक नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है मेरे पास। 2004 में आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा सुसाइड्स 2004 में हुए फार्मर्स के। आज का जो रिकॉर्ड है 32% डिक्लाइन है, और ये कहते हैं किसानों के ये हिमात, ये गलत एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2014 से लेकर 2018 तक किसानों की आत्महत्या के आंकड़े दोगुने हुए हैं। आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं चलन में। आप तथ्य गलत लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल दावे से कह सकते हैं। आपकी सरकार, ये सरकारी रिपोर्ट बता रही सबसे ज्यादा सुसाइड हुए हैं। और जहां तक विजय माल्या की बात है, जहां तक विजय माल्या की बात है, विजय माल्या के लोग क्या है, आरबीआई से जो आता है नॉर्मली क्या होता है, सब सही मान ले। आप 2014 में आते ही स्वामीनाथन आयोग सेकंड रिकंस्ट्रक्शन जो है, नॉर्मली रिकंस्ट्रक्शन जो है एक सेक्टर के लिए किया जाता है। भारत साहब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, रिकंस्ट्रक्शन जो है नॉर्मली एक सेक्टर के लिए किया जाता है। पर ये अगस्त 27, 2010 की बात बता रहा हूं मैं। सेकंड रिकंस्ट्रक्शन जो है सिर्फ किंगफिशर एयरलाइंस के लिए किया गया। जनता जो है हमारे किंगफिशर एयरलाइंस के लिए आंकड़े कम समझती है। जो नॉर्थ ब्लॉक था, आरबीआई पूरा हस्तक्षेप कर, आरबीआई का लेटर है एसबीआई को। और ये नहीं, अनुज जी मैं आपके टाइम पे नहीं बोला, मुझे बोलने दें अपनी बात, मुझे पूरी बात बोलने दें, मुझे बात पूरी बोलने दें। देखिए, पिछली बात फैलाने का, अरे मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूँ आपसे। 17 बैंक से 7,000 करोड़
दिया गया, ये आपके द्वारा आपके क्या गुट्टी, लेकिन एसबीआई के चेयरमैन को 2010 का लेटर जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के लिए, एक सेक्टर के लिए नहीं, एक एयरलाइन के लिए। आप बीच में बोलने से भी सब झूठ नहीं हो जाएगा। आपके पार्टी के दामाद तो किसानों की जमीन हड़प रहे हैं, किसानों की जमीन हड़प रहे हैं, किसानों की जमीन हड़प रहे हैं, आपके मुंह से शोभा नहीं है, किसानों की जमीनें हड़प रहे हैं, 700 दाम में बेच रहे हैं और किस ज्यादा किसान की हानि हो रही है। आपके दौरान सबसे ज्यादा किसानों की मौत हुई है, आपके दौरान सबसे ज्यादा किसानों की मौत हुई है। अभी भी मध्य प्रदेश में भ्रम फैला रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में भ्रम फैला रहे हैं। एक मिनट, इसी राजनीति से देश की जनता का नुकसान हुआ है। आर्मी को देश का आम नागरिक बीनू मेनन जी देश का आम नागरिक इस झगड़े को नहीं देखना चाहता। वो ये देखना चाहता है कि आखिर आप लोगों के पास उसको देने के लिए क्या है। 16 साहब ऋषि मिश्रा जी के पास, मैंने वही तो बोला, देखिए ग्राम में अगर जो राजनीति किस दिशा में जा रही है, बीनू मेनन जी आऊंगा आपके पास, बीनू मेनन जी बीनू मेनन 38%। आप अपना अमेठी का हाल देखो, जबकि आपके सुप्रीमो के परिवार ने पूरा विरोध किया है। रायबरेली में देखा अमेठी बनेगी, अमेठी का क्या हाल है बताइए, अमेठी का हाल बताओ ना आप, अमेठी का हाल बताओ। अमेठी बद से बदतर हो रखा है, आपकी 7 पीढ़ियां उसमें राज कर चुकी हैं, उसके बाद क्या हुआ? नहीं होता काम। अनुज जी आप बता दो ना, चीखने चिल्लाने से, बीच में बोलने से भी, बीच में जो बोलने से भी झूठ सच में नहीं होता। ये आपका जो आर्गुमेंट है देश देख रहा है, आपके परिवार का दामाद तो किसानों की जमीन फिर आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं है आपका। सौरभ साहब, जिस तरह की राजनीति हो रही है, क्या आपको लगता है इससे देश की जनता का भला होने वाला है? साहब सिर्फ कर्ज माफी से देश की जनता का भला नहीं होने वाला है। और इस तरह से जो जिस तरह से चोंचे लड़ रही है, ये भी आपको लगता है? हालांकि अभी बीच में कहा गया था किसी बारे में कि दिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन भी कुछ कम नहीं है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जब भी चर्चा हो या किसी चीज पे बहस हो तो स्वस्थ बहस होनी चाहिए। हर एक आदमी को अपनी बात कहने का मौका भी मिलना चाहिए, दूसरों को सुनना चाहिए और उसका उचित जवाब देना चाहिए। ये जो बीच में आत्महत्या के आंकड़ों को लेकर के और विधान संसद क्षेत्रों तक पहुंच गए, ये तो और उस पर शोर इतना कि कोई दूसरा सुन ही ना पाए, ये मुनासिब नहीं है जी। बहस स्वस्थ होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है राजनीति का ट्रेंड है, जो राजनीति का ट्रेंड है, सोलह साहब ये जानना चाहता हूं, आप भी राजनीतिक दल हैं और आपकी राजनीति, आपके नेता ने भी आज कहा है कि कर्ज माफी, ये माफी जो है बिल्कुल इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन पैसा कहां से आएगा, ये आगे तक कैसे जाएगा, और यही अगर राजनीति होगी। अब बीजेपी ने 2 जगह आज माफ किया, गुजरात में और उसमें कांग्रेस ने वहां शुरू कर दिया, तो क्या लगता है अब मैनिफेस्टो, हालांकि ज्यादातर मैनिफेस्टो एक दूसरे की कॉपी पेस्ट सा लगने लगा है, सब एक सी घोषणा करते हैं, पहले आपने लैपटॉप बांटे, आपने कुछ और दिया, कोई साइकिल देता है, कोई स्कूटी देता है। क्या ये ट्रेंड बन जाएगा बैसाखी बांटने का सिस्टम? आत्मनिर्भर कब होगा देश? नहीं, आप सही फरमा रहे हैं खालिद साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये ट्रेंड नहीं बनना चाहिए और इस तरह के घोषणाएं करके या इस तरह के लालच दे करके देश की राजनीति नहीं चलाई जा सकती है। ठोस मुद्दों पर, ठोस आधार पर देश की राजनीति की बुनियाद रखी जानी चाहिए। और मेरा ये मानना है, जो अभी आपने एक बयान का जिक्र भी किया, 3-4 दिन पहले एक बयान आया कि देखिए किसान का कर्ज माफ करने से किसान खुशहाल नहीं हो जाएगा, उसको मजबूत किया जाना चाहिए। और ये सच्चाई भी है। आज किसान अपनी फसल को मंडी में फेंक के जाने के लिए मजबूर है कि उसको किराया तक नहीं नसीब हो रहा उसका लाने का वहां तक। आज किसान अगली फसल बोने के लिए मजबूर है, लाचार बैठा हुआ है। इन्हीं बातों को लेकर के आत्महत्या की दरें बढ़ती चली जा रही है किसानों की। तो किसान को अगर ऐसे हालात में थोड़ा सा कहीं आंसू पहुंचने का काम किया जाता है तो वो कोई गलत नहीं है, वो भी एक मदद होनी चाहिए, लेकिन उसको मजबूत करने का तरीका ढूंढना जाना चाहिए। ऋषि मिश्रा ये कह रहे हैं कि आंसू पोंछने के लिए कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर एमपी हो जाता है तो उसको दोबारा लोन नहीं मिलता, क्या ऐसी कोई पॉलिसी? क्योंकि अब अगर देखा जाए, गंभीरता से देखा जाए, हालांकि किसानों का कोई विरोधी नहीं है,
किसानों के लिए सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कर्ज माफी राजनीति का एक हथियार बन जाएगी, आप इसे कैसे देखते हो? देखिए आप मैं अभी सेकंड टेक में बता रहा था कि जिस प्रकार से अन्य वर्गों की आय इनकम बढ़ी है, क्या उस अनुपात में किसानों की इनकम बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? आप मैं मीनन जी अभी हल्ला कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। 2014 में आपने वादा किया था लोगों से, तो आप आते ही इसको लागू कर देते ताकि आप जनता को फायदा मिलता। जब चुनावी साल में जाते हैं तो आप उसको लागू करते हैं, उससे किसानों को फायदा नहीं मिलता है। जहां तक आप 2004 का आंकड़ा दे रहे थे, 2004 से पहले वाजपेयी जी की सरकार थी, तो आप अपनी सरकार को खुद घेर रहे हैं। 2004 में तो यूपीए आई ही थी, तो जो मौत का आंकड़ा आप देख रहे हैं, 2004 में किसानों ने सबसे ज्यादा सुसाइड किया, तो वाजपेयी जी को इसको आप इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं? तो कम से कम आप जो बोलते हैं पहले उसको समझ लें, क्या बोल रहे हैं। पार्टी की आप बेइज्जती करा रहे हैं चैनलों पे। दूसरी बात यह है कि जब तक आप किसानों को पिछली सरकार की होगी फिर तो जी, अभी जो सुसाइड हो रहे हैं वो पिछली सरकार की होगी फिर? बिल्कुल बिल्कुल होगी। वो जो अभी जो सुसाइड हो रही है, अभी जो सुसाइड होगी उसके लिए जो सरकार जो गोइंग सरकार है, कहने के लिए कुछ भी कहने से नहीं होता। नहीं ठीक है, कैसे नहीं होती है? अगर जो सत्ता में है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। एक दूसरे ठीक है, आप कह रहे 2004 में उससे पहले वाजपेयी जी की सरकार थी, इसलिए हमें लेना पड़ेगा। इसका हल मिश्रा जी, मैं आपको याद दिला दूं, एमएसपी हमने बढ़ाया है। एमएसपी अगर बढ़ाया है, अगर 2013-14 में ना, अगर चावल का था वो 1345 था, आज 1770 है। क्या एमएसपी बढ़ा दी? सरसों का दाम क्या किसानों को जो आप एमएसपी जो 1.5 गुना मिल रही है, मिल रही है, भाव मिल रहे हैं क्या? मिल रहे हैं ना? तो एमएसपी बढ़ाया तो एमएसपी उस रेट पे नहीं मिलेगा क्या? और दूसरा अगर देखिए किसानों को सशक्त करने के लिए कई सारी स्कीम्स निकाली गई, उसके तहत मंडियों में जाइए, टीवी चैनलों पे बैठ के एसी रूम में पहले यूपीए के टाइम पे 0.02% कनेक्टिविटी थी फाइबर ऑप्टिक, आज हमारे पास 91 है। उसके माध्यम से हम उनको उन्हें एजुकेट कर रहे हैं। उनके माध्यम से अगर ई नाम पोर्टल है या ई रकम पोर्टल है या एग्री उड़ान है या गोकुल योजना है, ये सब उनको सशक्त करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए से ले लेते हैं। क्या 2019 में आपका यही सबसे बड़ा हथियार होगा? देखिए हथियार माफी यूपीए 2 भी इसी नाम पर आया था। देखिए खालिद जी, इसमें हथियार का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वास्तविकता का जो किस प्रकार से जो किसानों के साथ साथ पूरे देशवासियों के सबके जो बुरे दिन आए हैं, अब देश की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। किसान हमारा इनके नेताओं की आप संयम बरत रहे थे जी, आप संयम बरत रहे थे। नहीं, अब आप सुन लीजिए, आप भी सुने बीच में, सुन लीजिए, जवाब ले सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब आप घबराहट में हैं, बौखलाहट में हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। अभी सबसे बड़े बुरे दिन जो है, सबसे बड़े बुरे दिन जो है इनके पार्टी के लोगों के आए। आप सुनना नहीं चाहते। संघवी जी, देश हमारा कृषि प्रधान देश है। मनु सिंह भी क्या कहते हैं? अभी हमारे हम सरकार रहेंगे, हमेशा मोदी सरकार नहीं रहेगी। देखिए ये इस प्रकार से ईडी को धमकाते हैं। आप इनसे बुलवा लीजिए, आप आपके टाइम पे संयम बरत के सुन रहा था, आपने संयम नहीं बरता, जवाब सुनने आपने संयम नहीं बरता, तो मैं आपने भी नहीं दिखाई। आप सुनाए, आप बौखलाहट में आपके बुरे दिन आपके आ गए। मनु सिंह भी क्या कहते हैं? ईडी देश के हर इंसान के बुरे दिन, ईडी के ऑफिशियल्स को धमकाते हैं। हर बुरे इंसान के बुरे दिन, आपके बुरे दिन आप लोग क्या है? पार्टी के दामाद क्या है? दामाद क्या है जो किसानों की जमीन तड़प रहे हैं? धमकाया तो आपने एफआईआर क्यों नहीं करी बीनू मेनन जी? किस चीज के? ये जो आप बता रहे हो कि धमकाया ईडी के ऑफिसर्स को, ये मेरी आपके बयान नहीं है, ये ऑफिस ये कमाल कर दिया आपने। ये तो न्यूज पे है, आपको एफआईआर करनी चाहिए। ये तो बकायदा न्यूज में है, ये हम और आपको कहेंगे। ईडी ऑफिशियल करेंगे, ईडी ऑफिशियल्स करेंगे ना। आजाद साहब ईडी ऑफिशियल्स करेंगे, बचाना है और कुछ नहीं करना है इन्होंने। चैनल बोला भी चीज है, काम नहीं करे, इनके पास कोई काम का आंकड़ा होगा। ये कौन सी आंकड़े लेकर के और शोर मचाने के लिए क्या 2019 में यही आपका राजनीतिक मैनिफेस्टो रहेगा? जी आत्रे साहब जी,
देखिए, राजनीतिक मैनिफेस्टो निश्चित तौर पे हमारा जो है कृषि प्रधान देश है और किसान हमारी प्राथमिकता थी और है। कांग्रेस का नारा था, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था कि जय जवान जय किसान, और भारतीय जनता पार्टी का जो इन लोगों का करनी ये हो गई है, ये सरकार आने के बाद मर जवान मर किसान, इन्होंने किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया, साथ साथ जवानों को भी मरने पर मजबूर। बीनू मेनन जी, ना ये किसानों के हो सके, ना ये जवानों के हो सके, ना ये नौजवानों के हो सके। ठीक है, ये केवल भाजपा की शासन इनका नारा रह गया है। बीनू मेनन जी जवाब। हाँ जी, अब मैं बता दूं, ये जवानों की बात कर रहे हैं, जवानों को गुंडा कौन ठहराता है? जवान जब वहां स्टैंड ऑफ कर रहे होते हैं दोकलाम में, कौन जाके वहां पे मिलके आते हैं? आप ये स्पेशल, जब ये सब मामला चल रहा था, इनको जब यात्रा के लिए चाइनीज ऑफिशियल्स को स्पेशल पास दिलाने की पड़ी होती है। ये आपके जवाबों से आपकी गंभीरता पता लगती है। ये हर जगह इन्होंने क्या बोला है, जवाब नहीं देंगे। किसान भी इनके टाइम पे हुआ है, किसान भी इनके टाइम पे हुआ है। आज किसान में सबसे ज्यादा सुसाइड। देखिए अभी अरुण जी आप संयम पाल रहे हैं, आप संयम रख रहे हैं, आप संयम रख रहे हैं। मैं सब पे जवाब दे रहा हूँ आपको। आपने जवान की बात की, जवानों की बोल रहा हूँ मैं आपसे। जवानों को, ये पाकिस्तान में जाकर कौन रोता है, कौन कहता है कि क्रांतिकारी? आज की पूरी डिबेट पर आपका दोनों पार्टी ये मुद्दा बनाएगी किसानों का, और राहुल गांधी को एक बड़ा हथियार मिल गया है। उसका इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है 3 राज्यों में। 3 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, कहीं न कहीं राहुल ने जीत का चस्का पा लिया है, और यही मुद्दा, किसानों का मुद्दा और राफेल का मुद्दा लेके वो 2019 में जाएंगे। किसान एक बहुत बड़ा हथियार होगा कांग्रेस के लिए मोदी को काउंटर करने के। ठीक है, यही सच है। मैं आज जानने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसको फॉलो करने के लिए बीजेपी भी कहीं ना कहीं मजबूर है, यानी अब कर्ज माफी भी एक बड़ा हथियार होगा, और खासतौर से मैनिफेस्टो में इस तरह की बातें होंगी, क्योंकि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो यूपीए 2 के पास भी यही बड़ा हथियार था। यूपीए 1 के बाद यूपी 2 में जब आए तो बहुत बड़ा कर्ज की माफी हुई थी। हालांकि मुद्दे बहुत थे, चर्चा करने के लिए विषय बहुत था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के पास देने के लिए क्या है, ये बड़ा सवाल है। घोषणाएं, लालच, कहीं से स्कूटी मिलेगी, कहीं से लैपटॉप मिलेगा, और कहीं से कर्ज माफी मिलेगी, और अगर ठोस कोई काम होगा तो वो कहां से होगा, ये बड़ा सवाल है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।